समुद्र के अंदर हजारों साल पुराने पत्थर में सीधी लाइन में बनी दीवारें, एंकर स्ट्रक्चर्स और एक ऐसी लोकेशन जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन अजीब बात ये नहीं थी, अजीब बात ये थी कि दुनिया ने सालों तक कहा द्वारका सिर्फ एक मिथ है, एक इमेजिनेशन, एक रिलीजियस कहानी। लेकिन अगर द्वारका सच में एग्जिस्ट करती थी तो फिर सवाल बदल जाता है, क्या द्वारका थी से आखिर इसे झूठ क्यों बताया गया? और शायद इस सवाल का जवाब सिर्फ एक डूबी हुई नगरी का नहीं बल्कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन मेमोरी का सच हो सकता है। समुद्र हमेशा चुप रहता है लेकिन कभी कभी वो अपने अंदर छुपे सच को दिखाता है। गुजरात के ओखा पोस्ट पर कुछ डाइवर्स पानी के नीचे उतरते हैं। उन्हें लगता है वो बस एक नॉर्मल सर्वे करने जा रहे हैं, पर जैसे ही वो नीचे जाते हैं उनके सामने जो आता है वो सिर्फ पत्थर नहीं था, वो दीवार थी, सीधी मैन-मेड, जैसे कि एक शहर की बाउंड्री। फिर पिलर्स, एंकर स्ट्रक्चर्स और एक सवाल, ये नेचुरल कैसे हो सकता है? और उसी मोमेंट पर एक नाम वापस जिंदा होता है, द्वारका। वही द्वारका जिसे हम बचपन से एक कहानी समझकर सुनते आए हैं। तो क्या एक कहानी समुद्र के नीचे सच बनकर नहीं, या फिर हमने कभी उसे सच माना ही नहीं? आज हम सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं देखने वाले, हम देखने वाले हैं एक सिविलाइजेशन जो बनाई गई थी परफेक्शन से, एक विनाश जो आया था एक कर्स के रूप में, और एक सच जो साइंस ने ढूंढ निकाला। पर सबसे बड़ा सवाल, द्वारका डूबी कैसे? चलिए शुरू करते हैं। मथुरा एक शहर जो डर में जी रहा था, कंस के आतंक से हर तरफ। फिर आते हैं श्री कृष्ण, एक डिसीजन, एक वॉर और कंस का अंत। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है जरासंध। जरासंध कोई आम राजा नहीं था, वो मगध का सम्राट था। एक ऐसा वॉरियर था जिसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कंस का ससुर था। कंस की डेथ उसके लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, एक पर्सनल इंसल्ट थी, इसीलिए उसने अटैक किया। एक बार नहीं, 17 बार। सोचो, 17 बार। हर बार हारने के बाद एक बार फिर वापस आना। और सिर्फ बदला नहीं था, ये ऑब्सेशन था। और कृष्ण समझ गए थे ये वॉर जीतने से ज्यादा सरवाइव करना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने मथुरा छोड़ दी। फिर भागे नहीं, क्रिएट किया एक नया शहर, द्वारका। समुद्र के बीच जमीन मिली समुद्र से, और डिजाइन किया विश्वकर्मा ने। ये सिर्फ एक कहानी लगती है, पर अगर ध्यान से देखो तो ये एक स्ट्रैटेजिक रीलोकेशन लगता है। इमेजिन करो एक शहर जहाँ सीधी सड़कें पोर्ट तक जाती थी, जहाँ पानी का सिस्टम इतना एडवांस है कि आज सिटीज फेल हो जाए। ये सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं था, ये एक सिस्टम डिजाइन था, एक प्लान सिविलाइजेशन का। ट्रेड होता था, शिप्स आते थे, पोर्ट्स एक्टिव थे। द्वारका सिर्फ एक रिलीजियस सिटी नहीं थी, इट वाज अ पावर सेंटर। पर हर परफेक्शन का एक पैटर्न होता है, जैसे ग्रोथ पीक पर होती है और वहाँ से डाउनफॉल शुरू होता है, उसी तरह यहाँ भी महाभारत वॉर खत्म होती है, जीत मिलती है, पर उस जीत के बाद आती है एक आवाज, गांधारी की, एक माँ जिसका सब कुछ खत्म हो गया। और वो कहती है जैसे मेरा वंश खत्म हुआ वैसे ही तुम्हारा भी होगा। यहाँ से कहानी इमोशनल नहीं, इनएविटेबल हो जाती है। फिर आता है सेकंड ट्रिगर, कृष्ण का बेटा सांबा। यंग, प्लेफुल, थोड़ा एरोगेंट। एक दिन वो और उसके दोस्त मिलकर एक प्रैंक करते हैं। सांबा एक प्रेग्नेंट औरत का रूप लेता है और ऋषियों से पूछता है, बताओ मेरे पेट में क्या है? ऋषियों को गुस्सा आता है, वो कहते हैं तुम एक लोहे का मुसल जन्म दोगे और वही तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। सब हंसते हैं, पर कुछ दिन बाद सांबा के कपड़ों से सच में एक लोहे का मुसल लल पाए। और यहीं से कहानी टर्न लेती है, एक प्रैंक, एक कर्स, एक ऑब्जेक्ट और फिर एक चेन रिएक्शन जो रुकता ही नहीं। यहाँ से कहानी और डेंजरस हो जाती है। सांबा के प्रैंक के बाद ऋषियों ने श्राप दिया, ये लोहे का मुसल यादवों के विनाश का कारण बनेगा। और फिर महाभारत के मुसल पर्व में एक डिस्टर्बिंग डिटेल लिखी मिलती है। यादवों ने उस मुसल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे पीसा गया ताकि श्राप खत्म हो जाए। फिर उसका बचा हुआ चूरन समुद्र में फेंका गया। क्या ये एंड था? नहीं, क्योंकि कहानी यहाँ और डार्क हो जाती है। ग्रंथों के अकॉर्डिंग समुद्र ने उसे वापस लौटाया। जहाँ उस चूरन के पार्टिकल गिरे वहाँ एक अजीब प्रकार की घास उगने लगी, उसे कहा गया इरका ग्रास। और जो एक छोटा लोहे का टुकड़ा बच गया था उसे एक मछली ने निगल लिया। बाद में वही मछली एक फिशरमैन के जाल में आई, उसके पेट से निकाला गया वो लोहा और शिकारी ने खरीदा और उससे बना एक एरो है, एक तीर, और फिर एक दिन वही तीर कृष्ण को लगता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या महाभारत एक और चीज कहना चाहती थी कि
कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इंसान डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फॉर्म बदलकर वापस आ जाते हैं। और उसी वक्त द्वारका में क्या हो रहा था, ईगो, मदिरा, आपस में लड़ाइयाँ। मुसलमान डिस्क्राइब करता है यादव वंश के लोग आपस में ही वॉयलेंट क्लैशेस में उतर गए। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, जो घास समुद्र के किनारे उगती थी वही घास उनके हाथ में लोहे जैसे हथियार बनने लगी। जैसे श्राप अब एनवायरनमेंट का हिस्सा बन चुका हो। एक सिविलाइजेशन जो अपने पीक पर थी अंदर से टूट रही थी। और फिर एक दिन जब वो सब खत्म हो गया, कृष्ण चले गए और द्वारका समुद्र में समा गई। एक सेकंड में या धीरे धीरे? यही वो सवाल है जहाँ स्टोरी माइथोलॉजी से रियलिटी में एंटर करती है। अगर सच है तो प्रूफ होना चाहिए, और वहीं से शुरू होती है रियल स्टोरी। एक दिन मछुआरे कहते हैं पानी के नीचे कुछ है। एक्सकवेशन होता है, आर्टिक्राफ्ट्स मिलते हैं, पर प्रूफ वीक है। फिर आते हैं डॉक्टर एस.आर. राव। उन्होंने सिर्फ एक्सकवेशन नहीं किया, उन्होंने पहले महाभारत के पुराणों के डिस्क्रिप्शंस को डिटेल में पढ़ा और फिर उन्हें मॉडर्न मरीन मैप्स के साथ कंपेयर किया। और जो उन्होंने नोटिस किया वो शॉकिंग था। लोकेशन, स्ट्रक्चर, डिस्टेंस, सब कुछ अलाइन हो रहा था। मतलब पहली बार किसी ने माइथोलॉजी को ब्लाइंडली रीड नहीं किया, उसे डिकोड किया। मरीन आर्कियोलॉजी स्टार्ट होती है। नो टेक्नोलॉजी, नो फंडिंग, सिर्फ बिलीफ। और फिर डाइवर्स नीचे जाते हैं और वापस आते हैं हिस्ट्री लेकर। वॉल्स, एंकर्स, स्ट्रक्चर्स और सबसे बड़ा कार्बन डेटिंग। 1500 BC, 3000 BC और कुछ आर्टिक्राफ्ट्स तो 9000 साल पुराने मिले। और फिर आता है सबसे शॉकिंग डिटेल। रिसर्चर्स ने जब पूरा एरिया मैप किया, उसकी लेंथ निकली 12 योजन। अब ये सिंपल लगता है, पर ट्विस्ट यहाँ है, भागवत पुराण ने एग्जैक्टली लिखा है कृष्ण को 12 योजन जमीन मिली थी। मतलब जो टेक्स्ट में लिखा है वही रियलिटी में मिला है। कोइंसिडेंस या प्रिजर्व्ड ट्रूथ? अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर द्वारका के साथ हुआ क्या था? माइथोलॉजी कहती है द्वारका समुद्र से निकली थी और आखिर में समुद्र ने उसे वापस ले लिया। साइंस कहती है सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और कोस्टल लैंड सबमर्ज होती गई। जियोलॉजिस्ट के डाटा के हिसाब से कुछ हजार साल पहले अरेबियन सी का लेवल रैपिडली ऊपर गया था। कुछ जगह सडन इवेंट्स जैसे सुनामी भी पॉसिबल थे। मतलब रियलिटी क्या थी? द्वारका एक कोस्टल सिटी थी, फिर धीरे धीरे पानी बढ़ा, लोग शिफ्ट हुए, स्ट्रक्चर्स वीक होते गए और फिर एक फाइनल नेचुरल इवेंट, शायद सुनामी या सडन सी सर्ज, उसने बची हुई द्वारका को डुबा लिया। इसीलिए महाभारत कहता है एक मोमेंट में द्वारका डूब गई। साइंस कहता है ग्रेजुअल और सडन कॉम्बिनेशन। द्वारका एक रियल सिविलाइजेशन थी जो नेचुरल सी राइज और कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के कॉम्बिनेशन से डूब गई। सोचो जरा, एक सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस थी कि आज भी उसके रिमेन्स मिल रहे हैं। एक कहानी जिसे हम मिथ बोलकर इग्नोर करते रहे, वो समुद्र के नीचे सच बनकर पड़ी है। और जब वो वापस आई तो उसने एक चीज प्रूव की, हमारी हिस्ट्री हमारी सोच से ज्यादा गहरी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि द्वारका थी या नहीं, सवाल ये है हमने अपनी हिस्ट्री को इतनी देर तक इग्नोर कैसे किया। एक सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस थी कि आज भी उसके रिमेन्स मिल रहे हैं। एक नॉलेज सिस्टम जो फैक्ट्स को कहानियों में एनकोड करके प्रिजर्व करता था। ये सिर्फ द्वारका की कहानी नहीं है, ये सनातन की स्ट्रेंथ है, जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं, एक ही सच के दो रूप हैं। और शायद इसीलिए हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ सब कुछ लिटरल नहीं होता, पर वो झूठ भी नहीं होता। वो एक कोड होता है जिसे समझने में समय लगता है। और द्वारका आज हमें यही सिखा रही है, अपनी रूट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जब वो वापस आती हैं तो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, आइडेंटिटी भी वापस लाती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।